हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट मास्टर लर्नर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ योगेंद्र तिवारी हैं यूपी प्रतापगढ़ से, जिन्होंने सीपीडब्ल्यूडी एसएससी जेई के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सिक्योर किया है। और इनका ये थर्ड अटेम्प्ट था, जिसमें इन्होंने एक नॉन सीरियस अटेम्प्ट और दो सीरियस अटेम्प्ट लिया। और भी बहुत सारे इनके साथ सक्सेस के कई सारी सीढ़ियां ये चढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, बीटेक इन्होंने एसपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से बीटेक किया है। और एमटेक इन्होंने जयपुर एमएनआईटी जयपुर से किया हुआ है। गेट में ये 4 टाइम्स क्वालिफाइड है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सब चीज करने के लिए राह इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन योगेन जी ने इस राह को आसान बनाया है। और आज एक ऐसे डिपार्टमेंट में पहुंचे हैं जो लोगों के सपनों में होता है कि हम यहां जाएंगे। योगेंद्र जी, आपको ढेर सारी बधाई। आपके परिवार को, आपको थैंक इस यू सर। सक्सेस के लिए बहुत सारी बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जब आपने रिजल्ट देखा योगेंद्र जी, और आपको पता चला कि सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो चुका है एसएससी जेई के थ्रू, आपका रिएक्शन क्या था? सर वैसे तो मुझे पहले से पता चल गया था क्योंकि आंसर की जब आई थी। और तो क्योंकि आंसर पेपर देने के बाद बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो गया था, इसलिए कि इस बार का जो मेंस का पेपर था वो थोड़ा इधर उधर बना दिया था, कुछ मिस्टेक हो गया था, इधर हो गया था एसएससी की तरफ से ऑलरेडी। तो उससे बिल्कुल कॉन्फिडेंस, तो मतलब जिस दिन पेपर दे के जैसे निकला ऐसे लगा कि पूरा एकदम झंडा गाड़ के आ रहा हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे से क्वेश्चन ओपन हुए दोस्तों के बीच में और रास्ते में, तो ऐसे लगा कि सब अब खराब होने वाला है, बिल्कुल खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाए बात समझ में आती है, जहां पे अगर 7-7 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाए और उसका कोई कंक्लूजन नहीं है, एसएससी क्या डिसाइड करेगा, तो फिर आप बिल्कुल। लेकिन वहीं पे दूसरे हिस्से में एक बात और समझ में आ रही थी कि अगर जो चीजें हमारे साथ हुआ वो सबके साथ हुआ होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में एरर है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा जो होगा वो सबके साथ होगा। और ऑलरेडी इसके पहले बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमने 150 और 200 टेस्ट सीरीज हमने मेंस का सॉल्व किया था, फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व किया था। तो उसमें जो हमारा रिजल्ट रहा है बच्चों के जो है बीच में, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और कहते नहीं कि एक टेस्ट दो, दो टेस्ट दो, तो ऐसे लगता है कि जो है कि ये तुक्का हो सकता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा वहां पे योगेन जी, मार्क्स। इन सब पे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। जी। एक बात बताओ, घर में आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और घर का माहौल क्या था? घर पे सबसे पहले तो मम्मी को कॉल किया, फिर बड़े भैया, क्योंकि वो दो लोगों को सबसे ज्यादा जो है खुशी की जरूरत थी लग रहा था मुझे, और मेरा फर्ज भी था उनको जी, बताने का। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद मैं अपने छोटे भाई को बताया, क्योंकि मेरी जर्नी में मैं एक 900 किलोमीटर साइकिल यात्रा भी किया हूँ एग्जाम के बाद। उस यात्रा में वो भाई मेरे साथ था, जो है कि बोला कि मैं भी साइकिल लेके चलूंगा साथ में। तो वो बहुत टफ वर्क था मेरे लिए, दिल्ली टू खाटू श्याम, मथुरा वृंदावन, प्रयागराज संगम, वाराणसी काशी विश्वनाथ अयोध्या धाम, ये पूरा साइकिल से ट्रेवल किया था हमने। तो जी उस जी, जर्नी में बहुत था, बहुत तो बढ़िया। वो भी मेरा भाई जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसको भी मैंने कॉल किया। और उसके बाद हमारे एक इंस्पेक्टर साहब हैं जो मतलब बहुत ही हमारे जीवन में 2018 से लेकर अब तक जो है रहे हैं, तो उनको भी मैंने कॉल किया। जी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है खुशी का माहौल बढ़ता गया, और घर में फिर जो है आतिशबाजी जो है, हर्ष का योगेन जी, माहौल। बहुत जी। बढ़िया। आपके पूरे परिवार को, आप सभी जनों को इस अचीवमेंट के लिए मेरी तरफ से, जी। मास्टर लर्नर की तरफ से ढेर सारी बधाई। मैं आगे बढ़ूं, आप थोड़ा सा ये जी। बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, और फिर आपने बीटेक कैसे किया? इन सब का सफर थोड़ा सा शॉर्ट में करके बताइए। जैसे कि मैं नाइन्थ क्लास में, एट्थ में था, तभी से मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में केपी हिंदू इंटर कॉलेज था, जो है बहुत ही उस टाइम पे वो कॉलेज का बहुत वैल्यू रखता था। उस कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट गया है तो सक्सेस हुआ है लाइफ में, कुछ ना कुछ, कोई कुछ अधिकारी बना है, अच्छे लेवल पे गया है। तो मेरा भी सपना था कि वहां जाना है, तो 9 to 12 वो केपी हिंदू इंटर कॉलेज से किया।
और वहां पे जो है एक हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हर तरीके से। जी। फिर उसके बाद ट्वेल्थ में था, और ट्वेल्थ का बोर्ड नहीं हुआ था, तभी मेरे पिताजी को फालिस मार दिया था, 16 ओहो। जनवरी 2014 में। तो सुसाइड। उस चक्कर में मैं काफी टाइम, 1 डेढ़ महीने के लगभग जो है एग्जाम के 15 दिन पहले ही जाके फ्री हुआ था, हॉस्पिटलाइज हो गया था लेके। फिर रिटर्न बैक आया, तो फिर उसके बाद बोर्ड का एग्जाम दिया। बोर्ड के एग्जाम के बाद फिर कानपुर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए जो है, हालांकि सिचुएशन घर की बहुत ही खराब थी, ऐसे कह सकते हैं कि पिताजी बीमार हों और भाई पैरालाइज हों, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा डिसीजन लेना बहुत टफ हो जाता है, काफी सारी मैं समझ सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हूँ। फिर वहां से यूपी टू का एग्जाम दिया था, आईआईटी जेई का भी दिया था, तो यूपी टू काउंसलिंग के थ्रू मुझे एसपी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिला था। प्रमोद तिवारी जी जो है, जो है, आप जानते होंगे, जो कि जौनपुर के हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। तो उन्हीं का कॉलेज था, तो उनके कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वहां से बीटेक हुआ। बीटेक थर्ड ईयर में था, तभी हमारे वो जो अरुण राय सर थे, इंस्पेक्टर साहब थे, वो मिले। और फिर उसके बाद मेरी दिल्ली की जर्नी हुई, और आईईएस की प्रिपरेशन और गेट की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली आया। फिर 2019 में दिल्ली आया था और 1 साल प्रिपरेशन किया, और 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद मुझे घर जाना पड़ा, जो है, तो 15-20 दिन घर पे था। उसके बाद फिर इलाहाबाद शिफ्ट हुआ। इलाहाबाद शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन, 3-4 महीने था, और फिर गेट का रिजल्ट आ गया। और गेट के रिजल्ट के को देखते हुए काउंसलिंग कराया, और यमन जयपुर एमटेक के लिए पहुंच गया। तो ये एमटेक हमारा जो आपका कब सपना। कंप्लीट हुआ? हाँ जी सर। एमटेक कब कंप्लीट किया आपने एमएनआईटी जयपुर से? 2020, 2022, मतलब 2020 से 2022 तक 2 साल में वहां कंप्लीट किया। और विंटर में 2022 में भी। आपका एमटेक कंप्लीट हुआ। हाँ इसके बाद जी, आपने एसएससी जेई की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? और ये आपका जी जी थर्ड अटेम्प्ट है। आपने बताया जी कि जी एक आपका नॉन उसी सीरियस अटेम्प्ट भी था। इसके बारे जी में जी थोड़ा जी बताइए। उसी उसी टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। तो एमटेक के टाइम पे थोड़ा सा मैं अपना प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा, मतलब छूट चुका मेरा 2 साल में, क्योंकि वहां जाने के बाद क्या होता ना कि कॉलेज का भी प्रेशर होने लगता है, और नए जी। नए डिजायर भी दिखने लगते हैं, रास्ते भी दिखने लगते हैं, लाइक पीएचडी वीएचडी के लिए। तो वो सब चीजें 1.5 साल हुआ जो है, उसी में जो है भटकता रहा कि फॉरेन से पीएचडी करना है तो आईआईटी से पीएचडी करना है। और फाइनली इस कंक्लूजन पे निकला कि अगर पीएचडी करना है तो आईआईटी से करो। और आईआईटी में गया, आईआईटी रुड़की में अपना इंटरव्यू दिया, थीसिस सबमिट जब हुआ तो उन्होंने भी बोला कि विंटर में अप्लाई करो, आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि जी। गेट ऑलरेडी 3-4 बार वो चल ही रहा था, 2020 से 21 22 23 हर साल दे ही रहा था, तो क्वालिफाई जी। तो हर साल हो ही रहा था। तो फिर जो है उधर जून में मेरा कंप्लीट हुआ यमटेक। और यमटेक के बाद 1-2 दिन लगा और आईआईटी रुड़की गया, फिर कम बैक वापस, फिर जयपुर से रिटर्न बैक दिल्ली। दिल्ली में आया इस पर्पज के लिए कि अभी तो उधर पीएचडी का मिड टर्म बहुत टाइम लगेगा, तब तक चलो कुछ करते हैं। और आया जो है आईईएस को फोकस लेकर। अच्छा, और आईएएस की आईईएस का प्रिपरेशन एग्जाम, करने के लिए। हाँ आईएएस, क्योंकि मेरा एसएससी में कोई इंटरेस्ट था नहीं ना ही, क्योंकि जी। जो भी इंस्टीट्यूट और के लिए एक सपना होता है ना कि नहीं यार, मतलब आईएएस करना है। आईएएस करने का भी एक रीजन था, क्योंकि लोग सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, और मैं उसमें, मेरा जैसे कि 18 नंबर मेरा आया है जीएस में, तो आप सोच सकते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए उतना जो है मेरा वो फील्ड जो है कमजोर रहा है, जीएस जी। पार्ट। तो मैंने ये सोचा कि आईईएस के इक्विवेलेंट आईईएस है, और इंजीनियरिंग का पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो हम इस पे काम करेंगे, कोई बात नहीं है, इंजीनियरिंग किया हो तो इंजीनियर ही बनना है। हम्म। तो फिर उसके बाद जो है आया, तो तैयारी जून से शुरू किया। और बीच में एसएससी जेई का प्री था, तो प्री नॉन सीरियसली वो 2022 में मैं नॉन सीरियसली दिया। और मेरा जो है दिसंबर में जब प्री का रिजल्ट आया, तो पता चला सिलेक्शन हो गया। तो जब सिलेक्शन हो गया, तो इसका मेंस की डेट आई, और मेंस की डेट 26 फरवरी 2023। हम्म। और 19 फरवरी 2023 में आईईएस का प्रीलिम्स था। तो इस चक्कर में दोनों का मेंस प्रिपेयर करना, इधर का 22-12 सब्जेक्ट जो है मैथ और रीजनिंग, और 10 सब्जेक्ट जो है ईएसई का नॉन टेक पढ़ना, मतलब, और उसके साथ साथ पूरा टेक्निकल पढ़ना, दैट इज वेरी टफ टास्क। और कोई नहीं कह सकता मुझे कर सके, मतलब देना, एग्जाम दे दो अलग बात है, एग्जाम देना अलग बात है, सिलेक्शन भी तो चाहिए। और प्रायोरिटी कहाँ है कि भाई हमारा एसएससी प्री क्लियर हुआ, तो चांस ज्यादा है ना यहाँ पे सिलेक्शन का कि चलो प्री में। तो पूरी जान जो है हमने झोंक दिया।
मेंस के लिए। तो मेंस जी। मैंने नॉन सीरियस नहीं दिया एसएससी जेई 2022, सीरियस दिया, हम्म। पूरी जान लगाया। लेकिन उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिला, 20 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुका। और एक क्वेश्चन 15 से 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, और हमारी राइटिंग बहुत ही खराब रही। राइटिंग तब कन्वेंशनल पेपर था मेंस, और राइटिंग हमारी खराब होने की वजह से हमारा जो मार्किंग हुआ वो गड़बड़ हुआ। बाकी मैंने बहुत। पूरी ताकत लगाया था उस समय। सर मैं आपको बता रहा हूं, उस समय आईईएस मास्टर का मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। जी। समझ रहे हैं, आपका जी। प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज। और जी। उस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते थे कि वो जो आपका पेपर होता था वो जाके प्रिंट आउट निकालते थे, और निकाल करके पूरा टाइमर लगाते थे और सॉल्व करते थे, और फिर उसका फोटो पीडीएफ बना के आपको अपलोड करते थे। अच्छा मार्किंग रहता था, गड़बड़ नहीं रहता था। लेकिन उसमें जो मुझे लगता है, मैं आपको एक हमारा 60 नोट्स है, और उसमें 60 नोट्स है, तो बस 2 मिनट लगेगा, मैं आपको राइटिंग नहीं अपना नहीं, कोई दिखाना नहीं, कोई चाहता हूँ। नहीं, चलेगा। समझ गया मैं। तो वो मैं समझ रहा हूँ कि उस बार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं सीरियस होके दिया था। तो ये 60 नोट्स है, आप अगर देखेंगे तो ये राइटिंग वाइटिंग को समझ नहीं आएगा, ये बहुत देखेंगे बढ़िया। तो, है ना। और बहुत मोटा डायरी है, इसमें पेज ऐड ऐड करके हमने, मतलब ये 4 साइज पेपर जो आता है उसी को ऐड किया है। आई थिंक दिख रहा होगा। तो आप राइटिंग देखेंगे तो बिल्कुल घटिया, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, मुझे समझ में आएगा क्योंकि मेरा मतलब लिखा है। ऑब्जेक्टिव होना आपके लिए रामबाण की तरह काम कर गया। पेपर जिस मेंस का जो दिन, है। अब सुनिए, तब देखिए तो हुआ क्या, कि जब जो है मेंस दिया नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मेंस लिखने के लिए कन्वेंशनल चाहिए। कन्वेंशनल के लिए मैं आईईएस का मेरा सपना भी है। मैंने तुरंत जो है आईईएस का, अच्छा आईईएस का प्री छोड़ दिया था उस समय 19 फरवरी। क्यों? क्योंकि वही, फिर मैंने सोचा कि इससे दो फायदा होगा। टेक्निकल साउंड होने के लिए मुझे जो है आईईएस का मेंस कन्वेंशनल बैच ज्वाइन करना चाहिए, और मैंने वो भी ज्वाइन किया, और पूरा जून तक मैंने कन्वेंशनल पढ़ा, एकदम खतरनाक पूरा। क्योंकि उन लोगों का मेंस था, आईईएस वालों का प्री के बाद मेंस होता था, तो मैं उन्हीं के बैच में बैठ करके ऑफलाइन जो है क्लास लगाया, और पूरी तैयारी एकदम बढ़िया से करा। और जब जून तक पूरी तैयारी हो गई, तो जुलाई में पता चला नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी जेई का 2023 में, कि अब जो है ऑब्जेक्टिव होगा मेंस। हमने कहा यार ये कन्वेंशनल तो करना सब खराब हो गया। लेकिन वो कभी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि इतना टेक्निकली मैं स्ट्रांग हो गया, उसका मुझे फायदा मिला। तो ऑब्जेक्टिव मेरा चुटकी के जैसे क्वेश्चन निकलने लगा, कि ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसान हो गया। तो इस तरीके से 2000 2023 में 23 वाला जो अटेम्प्ट देना था, अब अगर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर में पेपर होना था उसका, कि हाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब भी रहा हो 23 वाला पेपर। तो जब जुलाई में, क्योंकि जुलाई तक मैं आईएएस का सपना लेके रखा था, 2023 तक, तब भी। अब मैं सीरियस हो रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया, अब पैटर्न चेंज हो गया। तो पूरी एनर्जी जुलाई से मैंने झोंका जो है एसएससी जेई 2023 के लिए। और फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदला, और कुछ टीचर हमको मिले, एक टीचर भी है हमारे गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि बच्चा तुम इधर उधर जो भाग रहे हो ना, कुछ मिलेगा नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा सब निकल जाएगा। अब आईईएस को, क्योंकि वहां पर सीनियर भी थे लाइब्रेरी में, वो भी बोल रहे हैं तुम क्या मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन गलत जगह मेहनत कर रहे हो। तुम एसएससी के लिए बहुत ही परफेक्ट इंसान हो, इसको सिक्योर कर लो, फिर आईएएस करते रहना। हम्म। पता चला आईएएस के चक्कर में तुम ये भी छोड़ दो और दोनों हाथ से निकल जाएगा। फिर मैंने सारे एग्जाम, स्टेट एई जेई जो भी है, आईएएस गेट सब छोड़ दिया, और 2023 से एसएससी जुलाई जी से में मैं लग गए। एसएससी जेई के लिए, और फिर मैं पूरी जान लगा के जब पढ़ाई किया, तो 2023 वाले एग्जाम में मेरा 3 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। पूरी सीरियस होके दिया था एग्जाम, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और जी जी। 9 दिसंबर 2023 में मेंस तो पेपर था क्या एसएससी कमी जेई रह का। गई थी? क्या कमी रह गई थी 2023 वाले अटेम्प्ट में कि भाई आपका नहीं हो पाया, और ऐसा क्या किया आपने कि लास्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया? अब देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या कमी, कमी किसी में कुछ नहीं होता है। मैं जहां तक समझ रहा हूँ, कमी किसी में कुछ नहीं होता है। आपको कंटिन्यूअस जब मेहनत करते रहेंगे ना, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, तो एक घड़ा एक दिन में नहीं भरता, और जब तक भरेगा नहीं तब तक बहेगा नहीं। गलत कह रहे हैं सर जी। नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही आपको बात। पहले मैं भरना आगे पड़ेगा। बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन मेरा है
कि आपके रीजनिंग में 47 मार्क्स है, और जिसका सिलेक्शन होता है, हमेशा हम लोग कहते हैं जो बच्चा 45 मार्क्स निकाल दिया कम से कम, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। हाँ, अगर ये आप ये रीजनिंग आपने में अगर आपने ये रीजनिंग में आपने कम मार्क्स लाए, हाँ, अगर हाँ, रीजनिंग में कम मार्क्स आए तो जीएस में कवर करना पड़ेगा। तो रीजनिंग की हाँ। प्रिपरेशन की टैक्टिस क्या रही आपकी, किस तरीके से आपने 50 में से 47 मार्क्स क्रैक किए? अब ये जो दो क्वेश्चन आपका, अभी एक क्वेश्चन पहले था जब हम घड़े का एग्जांपल दिया, और एक क्वेश्चन अभी रीजनिंग का, ये दोनों का आंसर मैं दे रहा हूँ और बहुत मजा आएगा इस आंसर में। कमी तो कुछ ना कुछ रहता ही है, बिना कमी के कुछ नहीं। कमी नहीं होता तो सिलेक्शन हो गया होता, घड़ा पूरा भरा नहीं था। तो अब भरा कैसे और नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हुआ क्या था कि मैं उस टाइम रीजनिंग को उतना वेटेज नहीं दिया, रीजनिंग पे उतना फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे जब एक बार दो बार रीजनिंग के क्वेश्चन लगाया तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सिस्टम गड़बड़ था। टाइम प्रैक्टिस इतनी नहीं मैनेजमेंट। थी कि मैं 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, 35 मिनट में 50 क्वेश्चन कर सकूं। ये हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था। और जब मैं पेपर दिया प्री का, तो उसमें क्या हुआ कि रीजनिंग को क्वेश्चन करते करते ही हमारा 55 मिनट निकल गया, और बचा कितना, 5 मिनट। और 5 मिनट में जीएस करेंगे तो जीएस में बस एकदम प्रेशर में 50 क्वेश्चन 5 मिनट में रीड करना, दैट इज वेरी टफ टास्क। और जीएस का मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं कर पाया था। रीजन बिहाइंड दिस कि जुलाई से डिसीजन लेना और 3 महीने 2 महीने बाद एग्जाम देना, टेक्निकल भी प्रिपेयर करना, जीएस भी और रीजनिंग भी प्रिपेयर करना, ऑल दीज थिंग्स टू कवर, दैट इज वेरी टफ टास्क। सबके लिए 2 महीने में इतना आसान नहीं है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि वो जो घड़ा भर रहा था कम दिनों से स्टार्ट हुआ था, अगर लंबे दिनों से चालू किया होता तो पूरा भर गया होता, सिलेक्शन उसी बार हो जाता। बिल्कुल, देखिए अब तो दूसरी यहाँ से बात। एक बहुत अच्छी बात निकल के आई, योगेन जी ने जो बड़े डिटेल्ड वे में आप लोगों को समझाया कि भाई देखो, पढ़ भी लिया समझ भी लिया लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आप नहीं ले पाओगे, ये हकीकत है। जीएस में टाइम नहीं लगता, अगर आपको आ रहा है तो टिक करो, आगे बढ़ो। बट रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ लोग गलतियां करते हैं। बट अगर आप टाइम मैनेज कर गए तो 45 मार्क्स से अबव रीजनिंग में आपके निकल जाते हैं, और तब राह आसान हो जाती है। मैं आपकी बात से यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूं। आगे मैं जानना चाहूंगा कि आपने मेंस की प्रिपरेशन को कैसे प्रिपेयर किया, और कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे आपने बोला कि भाई देखो 5-6 सब्जेक्ट ये हैं, इस पे तो मुझे फोकस करना ही करना है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, स्कोरिंग है। और जब आपने पेपर दिया तो वहां पे आपका क्या अनुभव रहा, किस सर, सब्जेक्ट से ज्यादा अभी पूछा गया? थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा। जी। आपके एक क्वेश्चन का आंसर जो पूछा था आपने, रीजनिंग कैसे किया और कैसे नंबर बढ़ा, क्योंकि 2023 की कहानी मैंने बताया, 2024 वाली कहानी थोड़ा सा बताना है, और टेक्निकली मेंस के लिए भी मैं आ रहा हूँ। थोड़ा तो जब शॉर्ट में मेरा, करिए, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में करिए, एक्चुअल में बच्चे क्या है ना, फिर वीडियो को आगे बढ़ा देते हैं तो। जी जी, जरूर हाँ। जरूर। देखिए सर, सुनिए। तो हुआ क्या, 2023 में जब नहीं हुआ, नवंबर दिसंबर, तो मैं 2023 में ही दिसंबर, 14 दिसंबर से मैं शुरू हो गया। और फिर मैंने प्लानिंग किया कि इतने टाइम रीजनिंग देना है, 2 घंटे 2 घंटे जीएस देना है, और बाकी जितने टाइम है उतने में टेक्निकल देना है। और टेक्निकल का मेरा सिलेबस सब कवर था। और उस दिन से मैंने, मेरा एक दोस्त था सुभाष कुमार, वो भी जी। बलिया का है, और उसका भी 129 रैंक आई है, और सीपीडब्ल्यूडी अलॉट है ओबीसी कैटेगरी से। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम दोनों एक ही लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और दोनों लोग मिल करके फिक्सिटी बनाया कि रोज सुबह एक फुल लेंथ प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाना है। बहुत बढ़िया। 2024 से शुरू किया था, 2024 से शुरू किया था, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, 2023, तब तो 23 ही चल रहा था ना, तो 2023 से चालू किया था। और नीचे आ रहा था 22, 21, 20, 19, 18, 16, 17, 15, 15 तक जितने स्टेट एई जेई के पेपर हुए थे, और फोकस सिर्फ टेक्निकल बेस था। जीएस वीएस पे मेरा ध्यान नहीं था। पेपर लगाने का मतलब सिर्फ यही था कि टेक्निकली हमको डेली स्ट्रांग होना है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रांग हूँ, मेंस का एग्जाम दे के आया हूँ, सब कुछ आता है। तो वो सब कर रहे थे, वो नोट्स बनाता था, मैं क्वेश्चन सेव करके कलेक्ट करता था। मैं भी कुछ दिन तक नोट्स बनाया, जो डायरी बना हुआ है, जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको कनेक्ट करता रहता था। ठीक है। साथ ही साथ उसी दिन से मैं, हम लोगों ने एक चीज और डिसाइड किया था कि 2 घंटे 3 घंटे जीएस, 2 घंटे 3 घंटे रीजनिंग भी देना है। तो डेली एक एक टॉपिक पकड़ते थे, उस टॉपिक को लेक्चर के माध्यम से कवर करते थे। और एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर होता था क्वेश्चन,
रीजनिंग के लिए। और एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर होता था, वो सारे क्वेश्चन डेली लगाना होता था, और 50 क्वेश्चन का डेली टेस्ट सीरीज लगाते थे रीजनिंग के लिए। तो वो 2 ढाई घंटे में 50 क्वेश्चन डेली, एक भी दिन गैप नहीं होना है। और दोनों लोग एक दूसरे से मार्क्स मैचअप कराते थे कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी रही रीजनिंग और जीएस और टेक्निकल। और ये प्रोसेस कब तक चला है, पूरा कब तक चला है, जब तक कि प्री का एग्जाम नहीं होगा, या ऐसे ही चलता रहा। और बीच में जो टाइम, जी सर, प्री के जी बाद सर, आपका मेंस की प्रिपरेशन का बताइए थोड़ा हाँ बच्चों को, मेंस कि पे क्या आ रहा हूँ अनुभव सर। रहा आपका। ऑब्जेक्टिव जी में अब, क्वेश्चन क्योंकि चेंज हो चुके हैं, तो उसकी जी कैसे आपने प्रिपरेशन करी, किन सब्जेक्ट को अब, फोकस किया? जी अब मेंस की बात कर रहे हैं सर। तो मेंस में क्या हुआ था कि मेंस में हम लोगों की स्ट्रेटेजी सेम थी, वही स्ट्रेटेजी। बस उसमें से रिमूव क्या कर दिया, रीजनिंग और जीएस। और टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा अलॉट हो। और उस टाइम, एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा, उस टाइम मेंस के लिए हमारे पास जो टाइम हमको लग रहा था एक्सपेक्टेड डेट आएगी, उस डेट से 2 महीने आगे डेट आ गई। तो टोटल हमको 4 महीने का प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला था। डेली प्रीवियस ईयर लगाना डाउट फिक्स था। उसके बाद जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी, आपका प्लेटफॉर्म चाहे जिसका प्लेटफॉर्म, सबका प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे डेली लगाना था। एक प्लेटफॉर्म से पेट भरता नहीं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे 20-25 टेस्ट सीरीज मिलता। तो इसलिए हमारा टारगेट यही था, जितना ये क्वेश्चन तो लगा देखो सको। ये तो देखो हमेशा बताया ही जाता है कि टेस्ट सीरीज जो है, एग्जाम तो पूरे ईयर में एक बार होता है, टेस्ट सीरीज आपके हाथ में है। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस, आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपका स्ट्रांग एरिया क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको सीखने वाली बात है कि अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, योगेन जी ने बार बार फोकस करके बताया, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इन द टेस्ट, कंटिन्यू वो नहीं ब्रेक कंटिन्यूटी हुआ है। इन द क्लास, कंटिन्यूटी इन द नोट्स, कंटिन्यूटी इन द शॉर्ट नोट्स, कंटिन्यूटी इन द रिवीजन। जब तक ये हम्म, सारी चीजें आप नहीं करोगे, तब तक ये राह आसान नहीं होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट आप देते रहो, वो सीरियस अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सीरियस होके इन्होंने पढ़ाई की और सिलेक्शन भी लिया। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ वालों के लिए क्या कहना चाहोगे? आप तो जानते हो, एक रूरल बैकग्राउंड से, आपका तो सिटी में है, और उससे भी रूरल बैकग्राउंड, जो बेचारे एकदम गांव में रहते हैं, बीहड़ गांव में रहते हैं, उन लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? बच्चों को क्या एक चाहे ये सर कहना ये चाहोगे? बात उत्तर प्रदेश तक जा रही हो, चाहे ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक जा रही हो, और चाहे किसी भी प्रदेश तक जा रही हो, मैंने पूरी कहानी बता दिया है। इसमें आपको सिर्फ यही करना है, किसी एक कंपटीटर को पकड़ना है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करती है। जो भी मुझे सफलता ये मिला है, या मेरे दोस्त को सुबह सुभाष जी को मिला है, दोनों को सीपीडब्ल्यूडी मिला, वो अलग बात है, रैंक ऊपर नीचे हुई है। जी। लेकिन ये है कि हम एक दूसरे से, सिर्फ यही होता था कि खींचम खींच लगा था, एकदम कंपटीशन समझ लगा लीजिए। हुआ था। और बस कंपटीशन। तो ऐसे इंसान को पकड़ो, ऐसे मोह मायावी शक्ति का पीछा करोगे तो तुम मायावी शक्ति बन जाओगे। बस आप बिल्कुल, उसको देखिए पकड़ो, माहौल एक वो बहुत मैटर मिलेगा। करता है, कि जिस माहौल में आप जीते हो, अगर कॉम्पिटिटिव माहौल हो, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो, तो उस प्रतिस्पर्धा में दोनों को सफलता मिल जाती है। दोनों दोनों आज को आप, मिलेगी। पहले आप उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और आज आप तारीफ कर रहे हो कि हम दोनों का सिलेक्शन हो गया, हम जिस राह पे चले वो राह अच्छी थी। माहौल हमेशा मैटर करता है। योगेन जी, ये बताइए कि मान लीजिए आपने प्रीलिम्स दे दिया, ठीक है, हम्म, और नहीं हुआ। आप इतना हम्म। समय बीटेक में बिता चुके हो, 4 साल का समय थोड़ा नहीं होता, एमटेक में 2 साल बिता चुके हो, एक फिर आपने अटेम्प्ट दिया, उसमें हुआ नहीं। कभी नेगेटिविटी नहीं आई दिमाग में कि पता नहीं यार क्या होगा, मैं सही राह पे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं? तो और उसको आपने ओवरकम कैसे किया, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स कैसे ले आए? देखिए, ये समस्याएं बहुत रही हैं जीवन में, इतना कि अगर उसको बताया ही नहीं जा सकता। अगर उसको बताया जाए तो कम से कम 2 4 6 दिन 10 दिन लग जाएगा। और सबके जीवन में होता है।
और सब उसको अपने अपने तरीके से उसको टैकल करते हैं। बिल्कुल। समझ रहे हैं ना सर? तो इसके लिए जो है, जैसे कि 2020 में 19 में मैं आया और 2020 में पेपर दिया कोरोना के पहले, ओनली 1 ईयर प्रिपरेशन, एंड दिस प्रिपरेशन वाज अंडर द 8th सेमेस्टर ऑफ माय बीटेक। तो ये मैं 2019 का पास आउट हूँ, 2019 में चालू किया, बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके साथ साथ पैरेलल में प्रिपरेशन करना और एग्जाम देना, गेट क्लियर कर जाना, अंडर 3 डिजिट रैंक, दैट इज द वेरी बिग टास्क। यू कैन से कि हमारा अचीवमेंट तो वहीं से डिसाइड हो गया था कि तुम्हारे अंदर तो वो शक्ति है, तुम कर सकते हो। तो मैं, मेरे अंदर तो ये एक वो हो गया था। लेकिन जब मैं बीटेक में गया, सॉरी एमटेक में गया, तो वहां पे डिमोटिवेशन होने लगा। कैसे लगा यार, अब तो गेट दोबारा पता नहीं होगा कि नहीं। ईएससी कर, लेकिन ईएससी में भी, ईएससी का जो रिजल्ट आया था, चूंकि आईआरएमएस रेलवे बोर्ड ने अपना सीट विड्रॉ कर ली, 2019 तक का जो कट ऑफ गया था 180 190 गया था। लेकिन जब मैं आया तब तक भी रेलवे की सीटें थी। लेकिन रेलवे ने जब मेरा एग्जाम हुआ प्री का, तभी से जो है अपना अपना सब कुछ सीट निकाल लिया। जब निकाल लिया, 150 200 सीटें सीटें जब निकल जाएंगी तो कट ऑफ भाग जाएगा ऊपर, और कट ऑफ भाग गया। तो मैं पहले अटेम्प्ट में 188 नंबर लेके आया था 2020 में। मैंने मार्क्स प्रीलिम्स का चेक किया था 2020 में, जब पेपर दिया था कोरोना के जस्ट पहले पेपर हो गया था, बाद में रिजल्ट आया। तो ईएससी में 188 नंबर आया। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर रेलवे बोर्ड अपना सीट नहीं विड्रॉ करता तो मैं कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक होता, या हो सकता था कट ऑफ क्लियर करके मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया होता। इससे ये बिल्कुल भी सिद्ध बिल्कुल। होता है कि मैं जो भी काम कर रहा था ईमानदारी से और सही डायरेक्शन में कर रहा था। दूसरी चीज, एमटेक के बाद दिल्ली आना, और दिल्ली आकर के एसएससी जेई का नॉन सीरियसली एग्जाम देना और सिलेक्शन प्री क्लियर हो जाना, ये भी इस बात को डिनोट करता है कि आप सही काम कर। तो मेरे अंदर एक एनर्जी थी, मुझे एक बात बस समझ में आ रही थी कि मैं गलत नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो अलग बात है, समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, या देखिए, मेरे सेल्फ प्रिपरेशन में कुछ कमी सेल्फ है। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, क्योंकि देखो, चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई तीसरा हो, हर आदमी जितना अपने आप को जानता है उतना उसको कोई और नहीं जानता है। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, और मैं जानता हूं कि मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, स्ट्रांग होल्ड कहाँ है। तो भाई देखो, सेल्फ नॉलेज होना ये बहुत बड़ी बात है, और इसके बाद सेल्फ में बिलीफ होना, ठीक है, खुद में विश्वास रखना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आगे बढ़ाता हूं। आप ये बताइए, इस प्रिपरेशन में पीवाई क्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या रोल रहता है? और दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप ओवरऑल अपनी इस प्रिपरेशन में मास्टर लर्नर या फिर आईएएस मास्टर के कंटेंट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? सर, ये दोनों प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। पहला तो आपने कहा कि जो है कि किस तरीके से आपने जो है प्लानिंग किया पीवाई क्यूज पूरे का। पीवाईक्यू का। हाँ। तो पीवाईक्यू तो मैंने बता दिया कि कोई स्टेट नहीं बचा होगा जिसका एजेई का पेपर मैं सॉल्व नहीं किया हूं 2024 से लेकर के 2015 तक। कोई पेपर नहीं हाँ, बचा होगा, चाहे हमको बिल्कुल फिजिकल बुक में मिला हो, चाहे हमको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिला हो, कहीं भी मिला हो, मैंने टेस्ट दिए हैं। और जो क्वेश्चन उसमें गलत किए हैं वो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट, 7000 क्वेश्चन है अभी हमारे मोबाइल में, इसमें 7000, और वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने गलती किया है, जिस क्वेश्चन को हमने गलत किया, जिस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट नहीं किया है, उन सभी क्वेश्चन को इसमें बैठा के रखा हूं। और इन्हीं क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करता रहा, बार बार रिवाइज करता रहा। तो बाकी सारी चीजें तो हमें आती हैं। दूसरी चीज, तो इसलिए पीवाईक्यू के लिए तो भैया जितना करोगे, क्योंकि हर स्टेट, होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वेश्चन उठा के स्टेट वाला डाल देता है, स्टेट वाला उठा के क्वेश्चन कोई दूसरा स्टेट वाला डाल देता है। अरे कॉन्सेप्ट तो इतना ही है ना, इसी बिल्कुल से क्वेश्चन बिल्कुल। बना रहे हैं बना रहे हैं बना रहे हैं, कहां से लेके जाओगे? पूरा कॉन्सेप्ट वही को क्वेश्चन वाला पेड़ देंगे तो फिर और बचेगा कितना क्या? हेल्पफुल रहा कंटेंट यहाँ का? आपको अब कंटेंट बात कितना आती हेल्पफुल है, रहा? अब बात आती है यहाँ के कंटेंट। तो आईईएस पीवाईक्यू, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स वाला मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा दूंगा। आप जी। लोग कहेंगे कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं। ये है, आप बड़े साफ दिल इंसान हैं। देखिए, ये मास्टर लिखा है, देख लीजिए।
जी 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 जी। ठीक है, झूठ बोलना पाप है। और ये देखिए, ये रीजनिंग। रीजनिंग और हिंद जीएस, रुकिए और भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, रुकिए भाई। ये देखिए, ये इसकी हालत बहुत बिगड़ बढ़िया। गई है थोड़ी सी। और कब लिया था ये भी बता देते हैं। पढ़ने वाले की 2022 में जब किताब आया की था, हालत खराब हो ही जाती है। 2022 में आया था, तब लिया था। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की बुक है। अच्छा तो लगा देखकर। अच्छा ये लगा बुक, देखकर कि आपके अब टेबल पे सुनिए आईएएस सर, मास्टर, मास्टर लर्नर, मास्टर ये लर्नर, बुक, जनरल इंटेलिजेंस सारी बुक्स हैं। ये बुक जो है, ये बुक किसी भी एस्पिरेंट के लिए रामबाण है। अब ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो सब खत्म हो जाए। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि डियर ये मैं स्टूडेंट्स, तो नहीं हूँ। यहाँ से आप ये देख लो। इंजीनियरिंग पढ़ने वाला कोई भी बच्चा हो, समझ लीजिए, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला कोई भी बच्चा हो, इधर उधर प्लेटफॉर्म जाके पूछ लीजिए, हर किसी के पास ये बुक होगा। बिल्कुल जानते हैं क्यों? बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर है ही नहीं। झूठ बोलना नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो स्टडी योगेन जी ने मटेरियल के बड़े बारे में, बड़े ही डिटेल्ड वे में एक एक स्टेप पे आज बात करी। इन्होंने टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस बताया, पीवाई क्यूज का इंपॉर्टेंस बताया, कैसे इन्होंने प्रीलिम्स पे फोकस किया, उसमें रीजनिंग को कैसे इन्होंने ऐसा फोकस किया, पहले अटेम्प्ट में जो कमी रह गई थी इनकी रीजनिंग की उसको दूर किया, किस तरीके से पूरे चैलेंजेस को ओवरकम किया। एक लंबे समय अंतराल में इन्होंने अपनी सफलता हासिल की, लेकिन फाइनली इन्हें सीपीडब्ल्यू डी जो है मिला। योगेन जी, समय देने के लिए मास्टर लर्नर के इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। मेरी तरफ से, मास्टर लर्नर की तरफ से आपको और आपके सहपरिवार को इस अचीवमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपको भी मेरा प्रणाम। और आपका जो स्टडी मटेरियल रहा, वो सच में मतलब कह सकते हैं काबिले तारीफ है, हर बच्चे के लिए। बाकी मुझे नहीं पता, जो मैं किया हूँ वो मैं बता रहा हूँ। टेस्ट सीरीज मैंने लिया था, स्टडी मटेरियल इज वेरी गुड थिंग्स, मतलब उसमें तो कोई इफ बट है नहीं। क्योंकि यार इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन वो पढ़ लोगे, ये जो देखो ना, ये जो टेक्निकल, क्योंकि अदर आईईएस के, क्योंकि मैं प्रिपरेशन आईईएस का कर रहा था, तो जी अगर जी। इसको बुक को नहीं लगाओगे, इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए, अभी तो कहोगे कि ये देखिए सब रेड कलर सब हुआ है इसमें, देख रहे हैं? कहाँ बिल्कुल, गया जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आईएएस की करें चाहे गेट की करें, वो प्रिपरेशन कभी जाया नहीं जाती है। कुछ मैं फैकल्टी हूं, मैं हमेशा क्लास में कहता हूं। मेरे से एक बच्चा एक बार क्लास में क्वेश्चन पूछा कि सर आप 400 को पढ़ा रहे हो और आपको मालूम है कि इन 400 का सिलेक्शन नहीं होना है, आपका दिल गवाही कैसे करता है कि आप इन 400 को पढ़ा रहे हो? एक बार को तो मुझे वो क्वेश्चन बड़ा वो लगा, अजीब सा लगा कि बात तो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन हमने कहा मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, कभी काम आएगी, कि आईएएस की तैयारी 400 लोग कर रहे हैं, 400 आईएएस नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है एक आईएएस की तरह हो जाएगी। वैसे ही हम्म, जब बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, और वो आप जा रहा है एसएससी जेई में, तो 90% है कि वो वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो एक आईएएस की तरह काम करेगा। वो आपके अंदर वो आईएएस एक तरह से आ गया, और आपने एग्जाम भी क्लियर किया, और आगे भी आपके फ्यूचर में ये सारी प्रिपरेशन काम आएंगी। ठीक है। एक वर्ड और मैं बोलूंगा। लोग ये भी बोलेंगे कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था और सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी कभी जो चीजें किस्मत में नहीं होती ना, वो नहीं मिलती। बिल्कुल, मेरे जो साथ किस्मत। किस्मत, किस्मत सर एक मिनट, किस्मत अगर कह रहे हैं कि किस्मत कैसे खराब हो सकती है, तो रियलिटी यही है कि अगर कोरोना नहीं आया होता, तो मैं 188 लेके आया था प्री में। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने विड्रॉ कर लिया, कोई बात, जितनी सीटें थी 225 कट ऑफ गई थी आई थिंक, जो है 215 ऐसे कुछ गया था, 2020 वाली जो कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की।
तो आई थिंक 15-20 नंबर 30 नंबर था। जो इंसान पहले साल में, जिस साल उसका बीटेक भी चल रहा हो, 2019 में क्लियर हुआ, 2019 से बीसी तो पढ़ रहा था, तो उसमें तो मेरा 8th सेमेस्टर भी था। आधा 2019 खत्म हो जाता ना, जून में अगर रिजल्ट आता, जून में पेपर देते हो तो 19 तो खत्म ही हो गया। आधा आधा 19 आधा 20 यही रहता है। तो ऐसे ड्यूरेशन में अगर कोई प्रिपरेशन करके 20 नंबर 15 20 25 नंबर से अगर कट ऑफ से प्री नहीं क्लियर कर पाता है, तो क्या नेक्स्ट ईयर वो प्रिपरेशन करके कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकता? कर सकता है। ठीक है, दूसरे साल नहीं करता, मैं तीसरे साल करता। तीसरे साल होता तो चौथे साल चलो प्री क्लियर, मेंस नहीं होता। अरे आज इस समय जहां पे हूं, अगर कोरोना नहीं आता ना, और ये कहता है किस्मत हमारे साथ, जो कह नहीं, सकते हैं कि बिल्कुल मेरी देखो, लाइफ में वो किस्मत तो नहीं है। होती ही है। पहले मेहनत होती है, देन किस्मत होती है। मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत का नंबर नहीं आएगा। मेहनत करोगे तो इसके बाद किस्मत का भी तो नंबर आता किस्मत है। इन द बिल्कुल सेंस सही कह बात है। सकते हैं सर कि टाइम जो समय है, समय थोड़ा विपरीत हुआ। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही समय विपरीत हुआ, कोरोना के टाइम में सबका समय विपरीत हुआ है, सबके साथ ठीक है बुरा हुआ योगेंद्र है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, एक एक मुद्दे पे बात करी। ठीक है, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मास्टर लर्नर की तरफ से। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू।